हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चन केवीएस और एनवीएस अपने प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, लेकिन फिर भी इससे इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस इससे कम नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ज्यों कि त्यों रिपीट हो गए पीवाईक्यू में। एक ही प्रश्न दो दो तीन तीन बार आ चुका है, तो क्यों ना हम कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चांसेस बढ़ाएं कि ऐसे ही प्रश्न रिपीट हो जाए। और दूसरी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर ज्यों का त्यों प्रश्न नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन में जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आपके पास कम समय है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगी। इसमें हम पॉलिटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, एक ज्योग्राफी के लिए, एक हिस्ट्री के लिए, एक साइंस की और एक करंट अफेयर्स की। ये टोटल जीएस की 5 वीडियोज़ ही हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है पॉलिटिक्स की, क्योंकि पॉलिटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीएस से। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा की संघ समिति थी, मींस कौन सी यूनियन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है कि उसके अध्यक्ष जो थे संघ समिति के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? झंडा के। वहीं बी आर अम्बेडकर जी को तो आप जानते हैं, प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान है ना, माने प्रोविंशियल और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, प्रारूप समिति, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना, सही कथन। पहला क्या है कि इसकी स्थापना 22 जनवरी 1947 को हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। तो ये पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन कह रहा कि इसमें कुल 10 सदस्य थे। जी नहीं, इसमें केवल कुल 7 सदस्य थे। तीसरा कह रहे कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका। अगर आपको ये दो चीज़ें पता भी ना हो, डी भी पता ना हो और बी पता ना हो, तो आपको ये तो दिख रहा है कि एक में कह रहे कि इसका गठन 29 अगस्त को हुआ था, एक कह रहा 22 जनवरी को। इसका मतलब इनमें से कोई एक ही सही है। तो ऑप्शन ए या सी में से एटलीस्ट आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं कि ए या सी में से हमारा आंसर होगा। इसका सही आंसर है सी। डी भी देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष बी एन राव थे, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कौन इसके अध्यक्ष थे? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मींस प्रीएम्बल में कितने बार संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट कितने बार हुआ है प्रीएम्बल में? तो भाई इसमें इसका आंसर है एक। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976, जब इंदिरा गांधी ने किया था। और क्या किए थे? 3 शब्दों को जोड़ा था, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, और इसके अलावा क्या जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, और इसके अलावा क्या जोड़ा था? अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, है ना। ये वर्ड्स जोड़े हुए थे, 3 शब्द जोड़े थे 42वें अमेंडमेंट के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फिर से प्रीएम्बल के बारे में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, सत्य है? पहला कह रहे हैं कि प्रस्तावना का प्रारूप बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था। बिल्कुल नहीं, प्रीएम्बल का प्रारूप बी आर अम्बेडकर जी ने तैयार नहीं किया था। दूसरा, इसके अंगीकरण की तिथि 15 अगस्त 1947 है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और ये तीसरी बैठक हुई थी शायद कितना 13 दिसंबर 1946 को। तब इन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जब ये उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए थे तो कुछ उन्होंने इसी तरह की बात की थी, जिसको फिर बाद में प्रीएम्बल मान के चला गया। तो जिसको ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही बैठता है। द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव पर आधारित है क्या? प्रस्तावना। क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू, जिसको प्रेजेंट किया और क्रिएट किया पंडित नेहरू जी ने। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। पहला है कि बी एन राव जो है वो भारतीय संविधान के पिता हैं। बिल्कुल नहीं, बी आर अम्बेडकर जी पिता माने जाते हैं। दूसरा है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये तो बिल्कुल सही बात थी। इसमें कुल 10 सदस्य थे। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि इसमें 7 ही सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आपको क्या करना है, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द हैंड रिटन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैंड रिटन कॉपी के बारे में सही बात क्या है। तो इसे डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने, ये बात बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस जी ने इसको डेकोरेट किया था। नेक्स्ट है इसका पांडु लेखन, मतलब इसको हैंड राइट किया था, अपने हाथ से लिखा था। बी आर अम्बेडकर जी ने, बिल्कुल नहीं, इसको लिखा था अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो रायजादा याद रख लेना है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथ से लिखा था। ये राष्ट्रपति भवन में इसकी प्रति सुरक्षित है। तो जी नहीं, इसकी हस्तलिखित लिखित प्रति जो है वो संसद की सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। एक बॉक्स के अंदर बंद है जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है ना, क्योंकि वो इंक पर और कागज पर रिएक्ट नहीं करती। तो केवल एक ही ऑप्शन सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको चित्रित किया, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर केवल ऑप्शन 1 है। कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन सा आर्टिकल नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, वो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। 14 जो है वो है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सब समान है। 21 जीवन जीने का अधिकार है। 19 बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सी श्रेणी में आता है। तो पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होता था, बट अब ये केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है, लीगल राइट बन चुका है। और ये जो है 44th अमेंडमेंट, 44वें अमेंडमेंट 1978 के अंडर ये चीज़ की गई थी, है ना। इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किए इमरजेंसी के टाइम पे, जो उन्होंने एकदम से बहुत सारे अमेंडमेंट किए, तो 42nd अमेंडमेंट भी लेके आए, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए, उस वजह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट हुए। उनमें कुछ चीज़ें गलत भी थी, तो उसको वापस सही किया गया 44th अमेंडमेंट के अंडर। नेक्स्ट है 19 के अंदर कितने तरह की स्वतंत्रताएं हैं। तो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 5, 6, है ना। इसका एक ट्रिक भी है, बॉस के साथ आया गया, बॉस के साथ आया गया और ऐसा कुछ है, बस गया, है ना। बॉस से बोलने की, फिर सभा करने की, फिर संगठन बनाने की, कहीं भी आने जाने की, फिर आया गया, व्यापार किया और बस गया, है ना। व्यापार करने की पंच जो 5वीं और 6वीं है, बस बस जाने की कहीं भी, है ना, इस तरह की है। 6वें नंबर की है बस जाने की, 5वें की व्यापार, चौथा आने जाने की, तीसरा कोई संगठन बनाने की, दूसरा सभा करने की और पहला बोलने की। इस तरह से 19 के अंदर 6 तरह की स्वतंत्रता है। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को किस माध्यम से जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें अमेंडमेंट 1976 से ही जोड़ा गया, है ना। कौन सा भाग आया था, भाग 4 का। और आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल था 51 का, है ना, 51A। तो इस तरह से आर्टिकल जोड़ा गया। और 51A में कितने मूल कर्तव्य हैं, 10 मूल कर्तव्य हैं। अब कितने हो गए हैं, 11। 11वां कब जोड़ा गया, 86वें अमेंडमेंट 2002 के अंदर, जब शिक्षा का अधिकार आया, है ना। वो भी शिक्षा का अधिकार की तरह ही है, वो जो 11वां कर्तव्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। कौन सी कमेटी बनी थी जिसने ये सिफारिश की थी, वो थी स्वर्ण सिंह की समिति थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इनकी अनुशंसा पर जोड़ा गया, 4A पार्ट में, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिया जाने वाला आदेश। तो भाई उच्च न्यायालय है, वो आदेश देगा तो वो तो परम आदेश हो जाएगा, है ना, मैंडेमस, मैंडेमस हो जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत दी जा सकती है रिट, या तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट, है ना, रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करना जरूरी है, किसके सामने, कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर। प्रोहिबिट करना किसी को कि भाई इसका तुम ये वाला काम तुम नहीं कर सकते, है ना, निषेध करना किसी चीज़ का। और उत्प्रेषण, उत मतलब ऊपर की ओर, प्रेषण मतलब सेंड कर देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई एक काम करो, ये सुनवाई मैं खुद करूंगा, है ना, तो खुद ही मांग सकता है वो कि ये तुम मत करो, ये मुझे दे दो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। मतलब अगर दो राज्यों को मर्ज करना है या स्प्लिट करना है, नया राज्य बनाना है, नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, तो कौन सा अनुच्छेद बताएगा, ये बताएगा अनुच्छेद नंबर
3। अनुच्छेद 1 में तो भारत राज्य संघ की परिभाषा है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में और भी चीजें हैं क्या, कि कैसे किसी चीज का भारत में विलय हो सकता है ना, कैसे भारत से कोई चीज अलग की जा सकती है, अलग तो नहीं की जा सकती, विलय कैसे हो सकता है, इस तरह की चीजें दी गई। फिर अनुच्छेद 3 में यही राज्य से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 4 जो है वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 4 में ये लिखा रहता है कि 2 और 3 के अंदर कोई काम किया गया तो उसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी नहीं है, ये नहीं कि संविधान में एडिट करके फिर से लिखो, है ना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन किस क्षेत्र में, किस भाग में है, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार हैं, है ना। फिर 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। और भाग 1 में तो अपना देश, स्टेट की परिभाषा, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 14 से 18 तक है समता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत एक तरह से समानता के अंदर आना चाहिए, तो 14 से 18 के बीच में आना चाहिए, जो कि है क्या, 17। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता, तो मैंने बताया था नागरिकता जो है 5 से 11, भाग नंबर 2 में। पहला भाग जो है वो 1 से 4, फिर दूसरा 5 से 11, तीसरा जो है वो 12 से 35, चौथा क्या है 36 से 51, पांचवा क्या है 51A। ऐसे कुछ थोड़े थोड़े तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 21A आर्टिकल में जोड़ा गया था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं 86 अमेंडमेंट 2002 के अंडर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्या हो रहा था, जब बार बार बिल पास नहीं हो रहा होता है कि मान लीजिए लोकसभा भेजती है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर रही है बार बार, तो ऐसे में हमारे पास जो है एक साधन होता है, एक व्यवस्था होती है कि हम क्या करते हैं, दोनों सदन के लोगों को इकट्ठा बुला लेते हैं और फिर संयुक्त जो है वोटिंग हो जाती है, उससे कई बार वो चीज़ पास हो जाती है जो चीज़ राज्यसभा रोकने लगती है ना। ऐसी समस्या आ जाती है कई बार। तो जब दोनों सदन इकट्ठे बैठेंगे तो अध्यक्ष कौन होगा, तो ऐसे में लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त सदन का अध्यक्ष होगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हुआ तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यहाँ ऑप्शन डी होगा, है ना, ये उपाध्यक्ष लिखा हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। फिर इसके बाद क्या है, और ध्यान रखिए ये 3 ही परिस्थितियों में व्यवस्था जो है बैठाई जाती है, मतलब 3 ही परिस्थितियों में हम दोनों सदन की बैठक, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया। क्या है वो 3 स्थितियां, एक तो बार बार कोई दूसरा हाउस जो है वो विधेयक को, मतलब बिल को बार बार क्या कर रहा हो, रिजेक्ट कर रहा हो, जैसे राज्यसभा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। या फिर दोनों में बार बार मतभेद आ रहे हो, है ना, कि भाई ऐसा संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या तीसरा कि कोई दूसरा जो सदन है वो रिजेक्ट तो नहीं कर रहा हो लेकिन 6 महीने से ज़्यादा रोक के रखे हुए, है ना। लेकिन ध्यान रखिए धन विधेयक हो अगर, मतलब मनी बिल, है ना, धन विधेयक जो है और संविधान संशोधन वाला विधेयक हो जिसमें संविधान में संशोधन होना हो, उन दोनों जो विषय हैं उन विषयों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो अगर भारतीय संविधान में किसी राज्य में विधान परिषद, है ना, वो क्या करना है, उसको उसकी स्थापना करनी है, उसको समाप्त करना है, तो किसके पास ये अधिकार है, तो इसका अधिकार केवल संसद के पास है भाई। संसद ही इसको या तो स्थापित कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, या अबॉलिश कर सकती है ना। और ये आर्टिकल 169 में दिया गया, 169 में ये बात कही गई है। और अभी वर्तमान में किन किन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में है, और किस में है, तेलंगाना में है, फिर उसके बाद किस में है, बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है। झारखंड में है क्या, नहीं वो जम्मू कश्मीर था पहले, है ना। मैं इस तरह से याद किए हुए था, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तो टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र था, और जे से एक्चुअली में जम्मू कश्मीर था। अब जम्मू कश्मीर तो स्टेट रहा नहीं। ए से आंध्र प्रदेश था, और कर मतलब कर्नाटक। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो अब 6 बचे हैं ना, 6 स्टेट बचे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को अनुगामी शक्तियां प्रदान करता है। सप्लीमेंट्री शक्तियां। सप्लीमेंट्री शक्तियां उस स्थिति में दी जाती हैं जब जो संविधान के अधिकार मिले हैं किसको, न्यायालय को, है ना, तो भाई वो उसको इफेक्टिवली यूज कर पाए, तभी ये
तब उसके लिए ये शक्तियाँ दी गई हैं। तो किस आर्टिकल के तहत इसकी चर्चा की गई? आर्टिकल 140 के तहत। ये प्रश्न आ चुका है पहले पेपर में। नेक्स्ट है कि कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है ना? ऑर्डिनेंस कैसे पास कर सकता है? तो राष्ट्रपति पास कर सकता है 123 से, और ये कर सकते हैं राज्यपाल 213 से, है ना? राज्यपाल राष्ट्रपति से छोटा होता है तो 2 बाद में आएगा और 1 पहले आएगा, तो 213, 123 का उल्टा। कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में विशेष संबोधन से संबंधित है? मतलब क्या होगा, जब भी कोई विधानसभा नई नई निर्वाचित होगा तो पहले ये भाषण देगा एक तरह से, है ना? राज्यपाल जो है वो शुरुआत में संबोधित करेगा उस सभा को। कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? 176 के सबसे पहले कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धन विधेयक मतलब मनी बिल किस आर्टिकल में है? तो मनी बिल का जो आर्टिकल है वो एक्चुअली है 110, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो है 112 में है। अगर राज्य के लिए मनी बिल कहा जाए स्टेट लेजिस्लेचर का, तो स्टेट लेजिस्लेचर का मनी बिल है 199, तो इसका केवल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22। अगर पूछा जाए कि शुरुआत में कितनी थी तो 14। सबसे पहले हुआ 21st अमेंडमेंट, फिर 71st अमेंडमेंट, और एक 92nd अमेंडमेंट। इन 3 अमेंडमेंट में कुछ कुछ जोड़ी गई। यहाँ जोड़ी गई एक ही भाषा जो कि थी सिंधी, है ना? 21st अमेंडमेंट में यहाँ जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, मणिपुरी और नेपाली और कोंकणी, है ना? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, MKN ऐसे याद कर लो। और यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, DBMS याद कर लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बार बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी एक साथ नहीं जुड़ी थी, है ना? इसका जरूर याद रख लेना। तो 92nd अमेंडमेंट। यहाँ एक मैथमेटिक्स भी लग रही है, 21 और 71 को जोड़ो तो 92 होते हैं, है ना? तो एक 21st अमेंडमेंट, एक 71st और एक 92, याद रहेगा ऐसे। तो संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किससे होता है? 368 से, है ना? 368 से होता है। भाग नंबर शायद है पार्ट 18। नेक्स्ट है 21 जो आर्टिकल है वो के अंतर्गत कौन सा अधिकार निजता के अधिकार का हिस्सा है? तो ये है राइट टू प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है? पहला कह रहा है, और देखिए ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो 36 से 51 के बीच में है, जहाँ है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब हमारा देश ऐसा होना चाहिए, भावी देश, एक आदर्श देश ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कुछ राज्य से आशा की गई कि आपको ये करना चाहिए लोगों के हित के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए। तो आर्टिकल 41 बात करता है कि लोगों को शिक्षा मिले, काम मिले, सहायता मिले सार्वजनिक, तो ये तो बिल्कुल करेक्टली मैच है। दूसरा कहता है 39A, इसके हिसाब से है कि लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, फ्री लीगल एड मिले। ऐसा नहीं कि भाई गरीब है तो वो वकील ना कर पाए, है ना? इस वजह से उसको विधिक सहायता ना मिल पाए, न्याय ना मिल पाए, तो ये भी सही है। 9 अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 जो कहता है वो ये कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, है ना? इन ह्यूमन कंडीशन में वर्क नहीं होना चाहिए, हालांकि होता है लेकिन होना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये भी सही है। चौथा कहता है आर्टिकल 50 कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, ये भी सही है। चारों के चारों यहाँ मैच्ड है ना? ऑप्शन चारों के चारों सही है। इस पर बोनस मार्क्स मिलते हैं अगर ऐसा पेपर में प्रश्न आता तो। नेक्स्ट है भाग 4, तो भाग 4 आपको पता है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मूल कर्तव्य और संघ की कार्यपालिका, इसके बाद का भाग है भाग 5, है ना? और मौलिक अधिकार भाग 3 है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची विवरण सही है? मतलब शेड्यूल। तो अनुसूची क्या होती है? अनुसूची मतलब एक तरह से लिस्ट हो गई। जैसे मान लो अब मैंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, तो अब भाई मुझे पता भी तो चले कि कौन से राज्य की बात है। अब अगर मैं वही राज्य लिखने बैठ जाऊंगा अलग वहीं उसी के साथ साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन और लंबा हो जाएगा। तो हमने लिस्ट अलग से बना दी कि भाई भारत राज्यों का संघ है, इस राज्य के संघ की लिस्ट देख लेना तुम। लिस्ट नंबर 1 में सारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की लिस्ट दी गई, है ना? फर्स्ट शेड्यूल। ऐसी जो है 5वां शेड्यूल है वो कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं माने ट्राइबल एरियाज हैं उनमें कैसे प्रशासन होना है, तो ये बिल्कुल सही है ना? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो है 6th, वो है ट्राइबल एरियाज से, ये है शेड्यूल एरिया से रिलेटेड, और ये है ट्राइबल एरिया से, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। अनुसूचित में वही मणिपुर वगैरह, है ना? जरूरी नहीं कि वो ट्राइबल एरियाज हों, फिर भी शेड्यूल्ड हैं, वहाँ आपको बताया गया कि भाई ये वाले इलाके में
इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए पहले शेड्यूल्ड एरिया में लद्दाख वगैरह की मांग भी चल रही है ना, उसको मांग रहे हैं लोग, मान रहे हैं कि 6th में रख दो। नेक्स्ट है 10th जो है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता है कि भाई लोग दल बदलू कर लेते ना, कभी यहाँ से वहाँ चले जाते, वहाँ से यहाँ, और बार बार क्या होते हैं, उस वजह से इलेक्शन भी बार बार कई बार कराने पड़ते हैं, तो जो है फाइनेंस का भी नुकसान होता है, और दूसरा है स्टेबिलिटी नहीं रहती सरकार में। तो भाई ऐसे दल बदलना, इस पर थोड़ा रोक लगाना जरूरी था, इसलिए 10वीं उस पर एक क्या आया, संशोधन आया, शायद 61st अमेंडमेंट आया था। चेक करके बताइएगा कमेंट में क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, है ना। और वो राजीव गांधी के टाइम पे आया था, और उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, वो 10वीं अनुसूची में वो बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग, मतलब कौन सा पार्ट जो है वो दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है, किससे, अपराधों से। तो आपको पता है कि भाग जो 3 है वो 12 से 35 तक आर्टिकल है, जिनमें 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है, और फिर 19 से 20 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20, अगर भाग 3 भी आपको पता है तो सीधे सीधे ये आप ऑप्शन लगा सकते हो। आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि भाई 20 के अंदर 3 टाइप है, 21, 2 और 3। 1 कहता है कि भाई एक बार जो किसी व्यक्ति ने कोई काम पहले किया है, कोई गलत काम किया है, अभी तक वो गलत होता नहीं था, मान लीजिए उस लॉ के हिसाब से वो गिल्ट नहीं होता था, है ना, अपराध नहीं होता था, क्राइम नहीं होता था। और पहले मान लीजिए मैंने अभी मच्छर मार दिया, और अभी मच्छर मारना क्राइम नहीं है, अब कल से लॉ बन गया कि मच्छर मारने पर आपको 2 साल की सजा है, तो अब मुझे इस बात की सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पहले अपराध नहीं होता था। ये आर्टिकल 20 और ब्रैकेट में 1, एक 1 कहता है ना। 20 और 2 क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, डबल जेओपर्डी से इसको सुरक्षा मिली है लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि पहले आपने मुझे 2 साल की सजा दे दी और बाद में कहा कि अरे तुमने वो किया था, अब तुम्हें 3 साल की और मिलेगी, तो एक ही अपराध के लिए 2 बार नहीं मिलेगी। तीसरा 23 क्या कहता है, किसी भी अभियुक्त को, मतलब जिस पर आरोप लगा हुआ है, उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम स्वीकार करो, गवाही दो, खुद के खिलाफ गवाही दो, है ना। तो 23 कहता है। ये सारे तीनों के तीनों पार्ट जो है वो अपराधों के दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण प्रदान करते हैं। पहले बहुत मिसयूज होता था इसका। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कौन सा पार्ट रिलेटेड है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 4th पार्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 जो है उसमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताया गया है, आर्टिकल 66 में, है ना। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं 78 में। फिर इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन इनसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि संसद की संरचना जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको पता है कि 36 से 51 तक है डीपीएसपी, 51 में है मौलिक कर्तव्य, फिर 52 से 137 तक है हमारी संसद। ठीक है, शुरू हो चुकी है, संघ शुरू हो चुका है। तो उसमें जो है 79 में स्ट्रक्चर है, बताया गया कि 80 में आएगी राज्यसभा, और 81 में आएगी क्या, लोकसभा। तो 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा, और उसके पहले 79 में स्ट्रक्चर। कि संसद के 3 घटक हैं, कितने घटक हैं, कितने पार्ट्स हैं संसद के, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न कहता है कि 175 सीट्स किस लेजिस्लेटिव असेंबली में है, किस स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश की। ये उतने रिलेवेंट प्रश्न हालांकि नहीं है, फिर भी हम इसको कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको कौन उसमें जो है वोट डाल सकता है ना, कौन उसको इलेक्ट करता है। तो दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, दोनों नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और इलेक्टेड हो सकते हैं, किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। पढ़ते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब पदेन सभापति, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होगा। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो गलत हैं, आप ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, फिर भी उसका पीठासीन अधिकारी बन जाता है, लेकिन लोकसभा में ऐसा
नहीं होता। लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर होता है उन्हीं में से लोग चुनते हैं, राज्यसभा में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है कि जो आकस्मिक निधि है, कंटिजेंसी फंड है, वो किसके नियंत्रण में है, किसके कंट्रोल में है, तो वो राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में है। अगला है कि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है, तो 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, पहले फाइनेंस कमिश्नर थे वो थे केसी नियोगी। कब 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 लागू हुआ था ये, कब शुरू हुआ था, 1951 में। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा, 15वां। कौन है उस समय, एनके सिंह, है ना। अगला है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, उसकी जब इच्छा होगी, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट की सिफारिश पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर, बिल्कुल इसकी सिफारिश पर वो कर सकता है ना। राज्यसभा की सहमति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिल्कुल नहीं। संघ की कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित हैं, तो राष्ट्रपति के पास ही निहित हैं भाई। पीएम जो है वो इलेक्टेड हैं, बट साइन तो प्रेसिडेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है दो कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बीच में इंडियन पार्लियामेंट के, है ना, जो भारतीय संसद है उसके दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम गैप जो है वो 6 महीने हो सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साल में एटलीस्ट 2 सेशन तो होना जरूरी है। संसद के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, 3 होते हैं। एक कहलाता है बजट सेशन, है ना, दूसरा कहलाता है क्या, जो है वो मानसून वाला होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन, वर्षा और बजट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति कैसे कर सकता है ना, किसके अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 331 आर्टिकल के अंडर जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है इसको। और 104th अमेंडमेंट हुआ, 104वां अमेंडमेंट हुआ 2020 में, इसके अंतर्गत ये चीज़ हटा दी गई है ना, कि अब ये चीज़ नहीं होगी। क्या 331 के अंदर जो हम एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे वो करना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्लियामेंट को समन करने का, प्रोरोग करने का, डिसॉल्व करने का, मतलब सत्र का अवसान करने का, सत्र शुरू करने का, पार्लियामेंट को विघटित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है ये तो, है ना। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 85। लोकसभा का मिनिमम एज क्या है मेंबर बनना है अगर आपको, तो 25 ईयर्स, है ना। अभी कौन बनी है, मैथिली ठाकुर भी बनी है, और योगी आदित्यनाथ जी भी बन गए थे शायद 25 ईयर्स में ही। अगला प्रश्न कहता है कि उस स्टेट जिसमें केवल एक ही हाउस हो, वन हाउस हो, उसकी लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा। अगर दो होती है तो दूसरी कहलाती है विधान परिषद। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किसी राज्य में मंत्री परिषद, मतलब स्टेट में काउंसिल में ऑफ द मिनिस्टर्स है, उसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज क्या है, कितने लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं, कहने का मतलब है विधायकों या फिर विधायकों में से, है ना, मुख्यमंत्री सहित वो भी आप बना सकते हैं मैक्सिमम 15% सदस्यों को। यहाँ लोकसभा में भी इसी तरह का है कुछ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन में राज्य हैं उनमें से किस में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो हरियाणा और जो छत्तीसगढ़ इसमें 90-90 हैं, आंध्र प्रदेश में 60 हैं, इसमें 170 नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं और आंध्र प्रदेश में 175 है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद की समाप्ति करना है अगर, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की, वो किस अनुच्छेद में उसका अधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल नंबर 169 में जो है वो संसद को अधिकार प्राप्त है। अभी 6 राज्यों में है ना, मैंने आपको बताया था, तू भी मजा कर, तो ऐसे। अब जो है जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, जो कि अब नहीं रहा, तो बाकी बचे हुए तो याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है ईवीएम में कितने कैंडिडेट दिख सकते हैं एक बार, तो ईवीएम जो मशीन होती है उसमें कितने लोगों की लिस्ट आ सकती है, 16 लोगों की लिस्ट आ सकती है ना। और तो बैलेटिंग यूनिट में 16 लोगों की लिस्ट आ सकती है। बैलेट यूनिट कहलाती है एक, तो 3 तरह की यूनिट होती है उसमें, कंट्रोल यूनिट होती है, बैलेट यूनिट होती है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो एक्चुअल वो चीज़ कंट्रोल करती है, तो उसमें 64 लोगों का डेटा हो सकता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 64। बैलेट यूनिट में एक जो लिस्ट है उसमें केवल 16 आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो दो ऐसे ईवीएम रखे होंगे आपके सामने, 16 होंगे, फिर यहाँ 17 से शुरू होंगे, मान लो 32 लोग खड़े हो गए, 30 लोग खड़े हो गए, तो दो चाहिए होंगी ऐसी मशीनें, लेकिन कंट्रोल यूनिट एक ही काम कर जाएगी, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन से भाग में, मतलब कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है,
तो भाग नंबर 15 है ना, पार्ट नंबर 15, 324 से 329 तक जो है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। और मैक्सिमम जो कार्यकाल है वो या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स की एज जो पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 62 साल की एज में ले चुनाव आयुक्त बना तो 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा, और या फिर उसको अगर एज कम होगी तो 6 साल के बाद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है, कितना खर्च कर सकते हो। तो बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, छोटे राज्य जो हैं वो 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, है ना। तो पर लोकसभा सीट पर, है ना। और इसी तरह से पहले ये 70 लाख थी 95 की जगह पे, और ये छोटा वाला 75 की जगह पहले 54 लाख था, 54 लाख। और अगर विधानसभा चुनाव है तो बड़े राज्य वाले विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो 40 लाख खर्च कर सकते हैं अपने एक विधानसभा क्षेत्र पर, है ना। नेक्स्ट है एनसीईआरटी, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट पर की बात करता है। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 263। देखिए केंद्र और राज्य के बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, तो फिर कभी राज्य की बात नहीं मानते, केंद्र की बात नहीं मानते, राज्य सरकार विरोध करने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि उनमें भाई क्या बना रहे, आपसी मतभेद ना हो, और जो कुछ भी प्रॉब्लम ना है उनको आसानी से बैठ के सुलझाया जा सके। तो इसलिए क्या होता है, हर राज्य के सीएम उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और पीएम भी सदस्य होते हैं। इसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। और सरकार या आयोग की सिफारिश पर ये पहली बार गठित हुई थी, और 1990 में वीपी सिंह जी थी उनकी सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद पहली गठित की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत तो राजस्थान से ही हो गई थी, 1959 में हो गई थी ये। और कब, 2 अक्टूबर 1959। देखो गांधी जी का बर्थडे है इस दिन, तो गांधी जी वैसे ही पंचायती राज ग्राम स्वराज चाहते थे, तो उस हिसाब से लागू हो गया राजस्थान में पहले ही, नागौर जिले के बगीरी गांव में, है ना। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बट 73rd अमेंडमेंट हुआ ऑफिशियली, है ना, 1992 में, तब पंचायती राज ऑफिशियली शुरू हुआ, और पहली बार उसको एमपी ने लागू किया था फिर ऑफिशियली, है ना, 1992 के उसके बाद। और कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल जो है वो पंचायती राज की संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव जी, तो वो कौन होता है, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है ना। तो जो अपने फुलेरा ग्राम के सचिव जी हैं उनको गवर्नमेंट नहीं तो अपॉइंट किया है ना। वो प्रधान जी के घर के थोड़ी ही है, रिश्तेदार हैं क्या, हो सकता है बन जाए बाद में। तो हर एक ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सचिव होता है, एक सेक्रेटरी, सचिव जी होते हैं। और सचिव का चुनाव नहीं होता, सरकार उसको नियुक्त करता है। उसका काम क्या होता है, ग्राम सभा को बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, और जो उसकी चर्चाएं वर्चाएं हों, वो जो निर्णय लें उसका रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप मैच करो किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, मतलब संविधान संशोधन, और उससे जो अनुसूची बनी होगी उसको। पहला संविधान संशोधन है, उसमें वो विषय जो थे वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, जिस पे कौन काम नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो जरूरी भी था, है ना। तो 9th, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा, जब पंचायती राज वाला संशोधन हुआ तो बनी थी 11वीं अनुसूची, है ना, तो ये गलत हो गया। 74वां संशोधन हुआ तब बनेगी 12वीं, जब 73 में 11वीं बन गई तो 74 में अगली बनेगी 12वीं, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन है, उसमें 10वीं अनुसूची बनी, ये दल बदल से थी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या मैं 61st बोल रहा था ना, 62nd वो नहीं था, 52nd था, है ना। अगला प्रश्न 11वां मौलिक कर्तव्य, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, 86th अमेंडमेंट 2002। अगला प्रश्न कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 24वां पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो 42वां तो मैं बताया 1976 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश नहीं बना था तब। कब बना था, 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था, 1986 में। 24वां पूर्ण राज्य बना था, है ना, ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है हमारा, है ना। तो जीएसटी संशोधन विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था, असम था। याद रख लो बस थोड़ा सा। अगला है कि जो आर्म्स एक्ट 1959 आई थी, हथियार आयुध अधिनियम, है ना, वो क्यों आया था। तो अब सिंपल सी बात है, इलीगल पोजीशन ना करे कोई, है ना, वेपन्स का कंट्री में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ये तो बिना पढ़े भी बन जाएगा आपसे। अगला प्रश्न कहता है कि जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो कहाँ से लिया गया। तो राष्ट्रगान जो है
वो तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका है, उससे लिया गया। कौन लिखते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर उसके एडिटर थे, और उन्होंने एक बार तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की, उसमें एक कविता लिखी, उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। तो वही जनगण मन बना। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना लिया, और पहली बार जो गाया गया था वो गाया था 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन में गाया था, इसको आप कमेंट में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीति, मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? जो रिलीजन पे बेस्ड हो। नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस इशू की सुप्रीम कोर्ट ने, किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो उसके बाद पोश एक्ट भी आया था, पॉक्सो आया 2012 में, पोश आया 2013 में, है ना। 2013 में पोश आया, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो पहले विशाखा गाइडलाइंस आई थी, बाद में एक्ट आ गया। तो 498 जो है वो किससे रिलेटेड है? आईपीसी की धारा। अब तो बीएनएस बन गया आईपीसी। तो किससे रिलेटेड है? वो है दहेज प्रथा, दहेज उत्पीड़न के लिए, है ना। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने कब अपनाया और कब लागू किया? तो वो कह रहे थे ना, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद करते हैं, आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अपना लिया। और लागू कब हुआ? लागू तो आपको पता है, हर साल हम ये मनाते ही हैं। 1950 से लागू हो गया, 26 जनवरी से। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जो है जस्टिस, वो कौन थी? फातिमा बीबी। लीला सेठ कहाँ की थी? लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज थी शायद, हाँ बिल्कुल है। बाकी ये दो आप पता करके आइए। नेक्स्ट है राजतंत्र, मतलब मुनार्की के बारे में क्या सही है? जनता द्वारा चुना जाता है? बिल्कुल नहीं, जनता थोड़ी चुनती है। वंशानुगत होता है? बिल्कुल, राजा का बेटा राजा। निर्णयों को जनता बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदल सकती है। अस्थायी होता है? हाँ ये बात तो सही है, हालांकि लेकिन वो डिपेंड करता है बाहरी चीज़ों पर। तो ये ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति से रिलेटेड क्या करेक्ट है? संसद करती है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष करता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट खुद करता है, हालांकि कहा जाए तो अनऑफिशियली तो वही ही करता है, फिर भले ही राष्ट्रपति ऑफिशियली कर देता है ना, कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है? मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डायरेक्टली तो इलेक्ट होती नहीं राज्यसभा में, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है कि उपराष्ट्रपति उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये तो सही है। भंग की जा सकती नहीं, ये तो परमानेंट हाउस है ना, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। 20 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं? बिल्कुल नहीं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, है ना। तो आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। आज की वीडियो में हमने इतने प्रश्न किए, कितने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए, साथ ही साथ ऑप्शंस भी समझाए हैं। तो ऑलमोस्ट कहा जाए तो आपने 250 प्लस पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है ऐसे से प्रश्न आ भी जाए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। इसी तरह से एक पूरा हिस्ट्री का, एक साइंस का, एक जियोग्राफी का, हम एक आपको 3 वीडियोज़ ये और दे देंगे, और एक वीडियो दे देंगे आपको करंट अफेयर्स की। हो सकेगी तो पूरी मैराथन, या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके ट्राई करेंगे, अगर टाइम रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो अगर आपने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट अभी तक पूरी चेकआउट नहीं की है तो आप देख लीजिए पिन कमेंट में। इसके अलावा अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 5 फ्री मॉक टेस्ट अभी तक डले हुए हैं टीचमेंट ऐप पर। टाइम मिलेगा तो एक आधा और डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।